नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। फीस, स्कूल फीस एक ऐसी फांस है जो हर अभिभावक को चुभती है। सारे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में रखना चाहते हैं, लेकिन जब फीस की बात आती है तो वो एक फांस जैसी महसूस होती है। अच्छी शिक्षा की एक कीमत होगी, अच्छी सुविधाओं की डेफिनेटली एक कीमत होगी, लेकिन कितनी होगी और जब वो बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये देश के हर उस माता पिता को परेशान करना चाहता है जिनका मैंने जिक्र किया कि हम अच्छे शिक्षा अपने बच्चे को देना चाहते हैं, हम उसे अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, उसे बेहतर से बेहतर स्कूल में डालना चाहते हैं, लेकिन क्या एक बड़ी मिडिल क्लास को उसकी जेब ये अलाउ करती है? अब इसका तरीका क्या है, इसका हल क्या है? तो अलग अलग राज्य सरकारें वक्त वक्त पर कुछ कदम उठाती रहती है। ताज़ा मामला है दिल्ली का, जहां पर राज्य सरकार अब इसके लिए एक बिल लेकर आ रही है जो कि स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए काम करेगा। बिल में क्या है, किस तरीके से काम करेगा, वो तो आगे चलते हुए हम बात करेंगे। ही कमेटी बनाई जाएगी, उसमें स्कूल का रिप्रेजेंटेशन होगा, माता पिता का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कंसेंसस बनाने के लिए। लेकिन अभी से इस बिल का विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है कि माता पिता, कई अभिभावक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो प्रावधान है बिल के अंदर, वो स्कूलों को मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने की खुली छूट दे देगा। हाल फिलहाल की बात करें तो कई बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके नाम उछले खबरों में, जहां कहीं 70% तो कहीं 80% की फीस वृद्धि हुई, कहीं 100% की फीस वृद्धि हुई, मामले कोर्ट तक गए। लेकिन अब एक बिल के जरिए इसको साधने की कोशिश है। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम में जुड़ रही हैं कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी और दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि पेरेंट्स इसे लेकर आई थिंक दो हिस्सों में, दो धड़ों में बटे हुए हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ पक्ष वाली भी आवाज़ें हैं। अपराजिता, आपसे ही पहले जानना चाहूँगा कि इस बिल का विरोध किस आधार पर हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो इसीलिए आ रहा है ताकि फीस को मैनेज किया जाए, फीस को बढ़ने में से रोका जाए। 3 साल में एक बार फीस बढ़ेगी ऐसा प्रावधान है और वो सब आप लोग मिलकर तय करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद विपिन जी। जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स दो पार्टों में बट गए, मैं नहीं जानती ऐसा कोई भी पेरेंट है जो बिल को पढ़ने के बाद उसका सपोर्ट कर रहा है। हमारा भी जब पीसी हुई थी, पीसी के आधार पे जो बातें कही गई थी उसपे कहीं ना कहीं हम लोग उस टाइम पे उसका सपोर्ट कर रहे थे, बट विद द कंडीशन कि हम लोग बिल पढ़ने के बाद अपनी बातों को पूरी तरीके से रखेंगे। आप ये देखिए, बिल बात कर रहा है ट्रांसपेरेंसी की। अप्रैल में जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 4 महीने बाद आज भी एक्चुअली ये बिल की कॉपी पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। ये तो हम लोगों ने किसी तरीके से अरेंज कर ली या बोलिए हमारे हाथ में लग गई, बट सत्र आज से शुरू हो गया है। मजेदार बात यह है कि ये मेजर स्टेक होल्डर जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको दरकिनार करते हुए इस बिल को ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, अब आप कहते हैं हम क्यों इसका अपोज कर रहे हैं? क्योंकि ये 13 पेज का बिल है। ये बिल किसी भी एंगल पे पेरेंट्स का फेवर नहीं कर रहा। अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं, बिल के जो फर्स्ट पेज में प्रियम्बल तो बात क्या है करता मैम, पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? मतलब हम पूरी बातचीत को थोड़ा जल्दी जल्दी करें, कहां पर दिक्कत है? विपिन जी, मैं बोलूं हर लेवल पे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ इस नटशेल में एक लाइन में पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी, ये जो बिल है एक्चुअली सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एक तरह से, आपको मैं ये बोलूंगी, सुसाइड नोट है। तो ये बिल नहीं है, ये वो दो पेरेंट्स के तीन लिए कोई सुसाइड ऐसी नोट है। बातें, पराजिता मैम, 2-3 ऐसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो अब तो फिर हम मुद्देवार उस पर बात कर पाएंगे कि यहाँ ठीक है, ये गलत है, ये गलत है या इसका विरोध है। आप आवाज उठाने के लिए कहते हो मिनिमम कंडीशन आपकी पेरेंट्स की 15% है। आप ये बताइए, अगर स्कूल में 3000 बच्चा है
तो उसका 15% मतलब 450, या 45 पेरेंट नहीं उठा पाता आवाज, क्यों? जैसी आवाज उठाएगा स्कूल उसके बच्चे को परेशान करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, सरकार को पता है पूरी तरीके से कि इतना परसेंटेज पेरेंट नहीं आएगा। अगर आप इतना ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिल ला देते, तो दिल्ली में जो सो कॉल्ड फी अनोमली कमेटी के प्रावधानों को ले लेते। एक पेरेंट भी 100 रुपए का अपनी पर्ची कटवा के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। दूसरा, यहाँ पे स्कूल लेवल कमेटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने डिटेल जब पढ़ते हैं तो सिर्फ समझ आता है जो स्कूल लेवल जो कमेटी बनी हुई है, तो स्कूल लेवल एफआरसी जिसको बोल रहे हैं, तो ये जो स्कूल प्रबंधन अभी तक होता था और आज भी है, उसी का छोटा स्वरूप है। स्कूल प्रबंधन में जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जहाँ पे 21, 25, 26 लोग बैठते हैं, ये उसी में से 11 लोग हैं, फर्क नहीं है। तो बड़े ग्रुप ने एक चीज डिसाइड कर ली, यहाँ पे मैनेजमेंट फीस का डिसीजन लेने के बाद वो आपको स्कूल लेवल जो कमेटी बैठेगी उसको देगी। पेरेंट्स कितने होंगे शामिल इसमें? किसमें शामिल? स्कूल इस लेवल कमेटी कमेटी में? में 5 पेरेंट्स, जी 5 पेरेंट्स शामिल हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं पीटीए के ड्रॉ ऑफ लॉट से हैं। और विपिन जी, आपके प्रोग्राम में भी हमने कई बार बोला, पीटीए का इलेक्शन ही नहीं होता। दिल्ली में तो पीटीए के इलेक्शन का नया इन्होंने तरीका इजाद कर दिया, गूगल फॉर्म के थ्रू करते हैं। मैं किसको वोट कर रही हूँ ये किसी का जानने का अधिकार नहीं है, वो गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में आज की डेट में गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्शन द्वारा पेरेंट्स को रखा जाता है, रबर स्टैंप यूज किया जाता है, इलेक्शन नहीं होता दिल्ली में। आज भी पीटीए जो अभी तक भी पीछे अभी इस साल भी बनी है, वहां पर भी इसी प्रोसीजर को किया है कि केवल उन्हीं पेरेंट्स को लिया जाए जो आवाज नहीं उठा सके, जो रबर स्टैंप की तरह से काम कर रहे हैं, जो जी, ये मान के चले कि ठीक है। स्कूल प्रशासन के साथ एक कप चाय पी ली तो उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। ठीक है ज्योति मैम, बहुत सारी बातें हैं पेरेंट्स की तरफ से, और फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसीजर टू 15% वाला जो एक प्रावधान है वो, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जो अपराजिता मैम ने बातें उठाई उस पर क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो जो पीटीए फॉर्मेशन के लिए भी मॉडल रूल्स में पूरा प्रोसीजर आएगा कि कैसे आप अपना पीटीए फॉर्म करेंगे। अभी भी जो पीटीए फॉर्म करने का डीएससीएआर के अंदर प्रावधान है वो बहुत क्लियरली लेड डाउन है, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्कूल है जो कि पीटीए की फॉर्मेशन बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के करता है, क्योंकि वहां पर डीडी के नॉमिनीज भी होते हैं और मैनेजिंग कमेटी में भी गवर्नमेंट के भी नॉमिनीज होते हैं, जहां पर यहाँ से जो पीटीए से जो 2 पेरेंट्स होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी में होते हैं। और अभी फिर दोबारा से इस बिल में एक्ट में भी बात कही गई है कि वो लोग पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर दोबारा बताएंगे। तो हमें मॉडल रूल्स का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ज्यादा क्लैरिटी जो है वो मॉडल रूल्स में आएगी। जहां तक 15% पेरेंट्स की बात है, वो 15 ना होके और ज्यादा थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि सैंपल सिर्फ 15% का इज नॉट इनफ। तो अगर अबाउट 25% पेरेंट्स हैं जो कि फी हाइक से अगर वो पर खुश नहीं है, मैम यहाँ तो पर आप अपराजिता जी लाने बोल का- रही हैं कि आप इसको जितना बढ़ाएंगे वो पार्टिसिपेशन उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए, एक्टिव। पूरे हाँ, स्कूल में 3000 बच्चों के स्कूल में अगर 5-7 पेरेंट्स हैं जिनको परेशानी है, तो वो तो मतलब एक पूरा एक ग्रुप नहीं बन जाता ना। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल ने ही कुछ गलत कर दिया है, हो सकता है वो निजी परेशानी हो, पर जहां पे 15, 20, 25, 50% पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो फी बढ़ाई गई है या जो फैसिलिटीज है उसमें कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो जब भी अगर कहीं हम एक्सेप्शंस की बात ना करें, अगर हम 15% के भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो हम फिर एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। जो रूल्स होते हैं वो एक्सेप्शंस के नहीं होते, वो जनरल रूल्स होते हैं। तो हमें इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मतलब सभी कुछ गलत है। हाँ ठीक है, स्कूल ओनर्स के भी अपने इश्यूज हैं इस बिल को लेके, और पेरेंट्स के भी इश्यूज होंगे, बट ये एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है कि जैसे कि 5 पेरेंट्स हैं, अगर वो भी आएंगे। बट एक बात उसमें है कि लिखा हुआ है यूनानिमसली सबको जो है वो फी अप्रूव करनी है। कभी भी जहाँ पे
5, 8, 10 लोग बैठते हैं, यूनानिमस कभी भी कुछ नहीं हो पाता है। एक ना एक डिसेंट की आवाज जरूर आती है। तो मेजॉरिटी अगर उससे ठीक है, अगर मेजॉरिटी पेरेंट्स उससे ठीक है, तो उसको आगे जो है ले जाना तो चाहिए। अपराजिता, ये बात मैं भी आपसे पूछूंगा कि अगर मान लीजिए 15% की एक बात आ रही है, अगर ये तो मैम तो कह रही कि इसको और थोड़ा बढ़ाई है, अब बात तो चूंकि फीस की है, ज़्यादा फीस को तो कोई भी शायद ही सपोर्ट करे, सबका तो एक ही है कि भाई फीस ज़रूरत से ज़्यादा पड़ती है। तो अब ये सोचना कि बच्चे को स्कूल में परेशान हो सकता है, वैसे भी केस होते हों, लेकिन है तो हाइपोथेटिकल ही, तो और ज़्यादा बच्चे अगर मतलब संख्या आएगी तो कितने बच्चों को परेशान कर लेंगे, अगर हम उसे सच भी मान ले तो उस हिसाब से तो अगर ज़्यादा परसेंटेज पार्टिसिपेशन आता है तो बेहतर ही है आप लोगों के लिए। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं मैम की बात का जवाब देना चाहूंगी। जैसे मैम ने बोला कि स्कूल पीटीए का सारा फॉर्मेशन करते हैं, मैं माफी चाहूंगी मैम, आप ही के साथ हमने प्रोग्राम किया था। उस टाइम पे आपने अपने आप को यूपी का रिप्रेजेंटेशन कहा था और उसमें आपने सीपीआई प्लस 5% की बात की थी। आज आपने बात की नहीं की, ये मुझे हैरानी हो रही है। दिल्ली के इस बिल में कोई अपर लिमिट नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि आप भी दिल्ली के स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मैं माफी चाहूंगी, मैं बहुत ब्लंट हो जाती हूँ, क्योंकि आप रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें। आज इस टाइम पर भी मैं आपके चैनल को बोलूंगी, मैम के ही स्कूल की वेबसाइट ओपन कीजिए, जबकि सीबीएसई के मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स में पीटीए की डिटेल्स को अपलोड करना जरूरी है। मैम की ही वेबसाइट में पीटीए की अपलोड नहीं है, डिटेल नहीं है। यानी कि जो पीटीए है, जो ब्रिज का काम करती है, मैम बोलने दीजिए, पीटीए जो ब्रिज का काम करती है, पीटीए का फंक्शन क्या होता है कि स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में जो भी अगर टसल हो रही है उसको बनाना। ये ब्रिज इतने सालों से गायब रखा हुआ है। अब पीटीए का जब सिलेक्शन होता है, वेबसाइट में अपलोड ही नहीं है, पेरेंट्स को यही नहीं पता कि कौन से पेरेंट्स है, किनको फोन मिलाना है। मजेदार बात है, नाम होगा तो फोन नंबर नहीं होगा, मेल आईडी नहीं होगा, आप लिख देंगे सिर्फ सुशीला कुमारी। अच्छा, सुशीला कुमारी तो 10 हो सकती है, किसका नंबर कहां से लाएंगे? ठीक है, समस्या है। देखिए होता क्या है, जब हम डिबेट में बैठते हैं, स्कूल प्रशासन होते हैं। ठीक है, अब उनका भी जवाब ले लेते हैं, अब उनका भी जवाब ले लेते हैं। जी ज्योति मैम। बिल्कुल, सब स्कूल्स हमारे यहाँ तो वेबसाइट अगर खोल के अभी देखेंगे तो 150 पेरेंट्स का नाम है। हमारे यहाँ हर सेक्शन से एक पेरेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन 150 पेरेंट्स में से फिर उसके बाद 15 पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही इलेक्ट करते हैं। उसमें से 2 पेरेंट्स जो है वो स्कूल मैनेजिंग कमेटी में आते हैं। बिना सोचे समझे किसी पे भी इस तरीके से ब्लेम लगाना ठीक नहीं है, पहली बात। वेबसाइट चेक दूसरी करने बात, के बाद ही अगर मैंने आपसे ये बात कही। मुझे कह लेने दीजिए, अगर सीपीआई प्लस 5% की आप बात करते हैं, तो वो यूपी का और हरियाणा का बिल है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। मैं तो एक स्कूल यूपी में भी चलाती हूँ, हमारे खुद के भी बहुत सारे स्कूल्स के मंगलम के यूपी में भी हैं, तो उसका फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे आप अगर चैलेंज गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि वो क्या फॉर्मूला लेके आए हैं, तो ये शायद उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे चैलेंज किया जा सकता है। वो अगर हम यूपी की और गुड़गांव की बात करेंगे तो वो हम उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला आया है हम उसकी डिस्कशन के लिए बैठे। ठीक है, मुझे ये बताइए अपराजिता कि इस पूरे मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग का इस बिल में क्या प्रबंध है? क्योंकि देखिए, आप नियम कैसा भी बना ले, कितना भी सख्त बना ले, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, अगर उसको कोई देखने वाला और क्रॉस चेक करने वाला नहीं है, तो उसे तो कैसे भी हैंडल या मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है ना। अभी स्कूल लेवल की देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ऑलरेडी 2 कमेटीज बनी हुई हैं स्कूल में, जो पीटीए मैंने बताया और मैनेजमेंट कमेटी है। अब एक और इजाद कर दी है स्कूल लेवल कमेटी। इसकी मॉनिटरिंग का कोई प्रावधान नहीं है। एक ऑब्जर्वर के तौर पे डीडी नॉमिनी रखा है। जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट कमेटी का ही छोटा सा स्वरूप है। और जब हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं मैम, आपको को भी इस डिस्कशन के लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि अपर लिमिट कैप तो कुछ ना कुछ तो जाएगी। पेरेंट्स क्यों आज हम इसका विरोध कर रहे हैं? मेरे को शौक नहीं है विरोध करने का। अगर यहाँ पर भी सीपीआई प्लस 5% होता है, शायद इस एंगल को हम सपोर्ट करते। बट समस्या ये है कि अगर हम बात करें, आपने कोई कैप नहीं दिया, आपने ओपन छोड़ दिया। मॉनिटरिंग की आप जहां तक बात करें, मॉनिटरिंग के लिए अगर ये निर्धारण करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन जाएंगे? जो 15%। और जैसे मैम ने बोला, मैम तो अपनी तरफ से कहेंगी 50%,
तो यदि 50% मैम पेरेंट्स कहती हैं तो कमेटी में भी 50% रखिए। क्यों फिर 2 पेरेंट आके डिसाइड कर सकते हैं या 5 पेरेंट डिसाइड करते हैं, या मैनेजमेंट कमेटी में, आपको करेक्ट कर देती हूँ मैं, मैनेजमेंट कमेटी में 1 पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। 5000 बच्चों में भी एक जाता है, 500 बच्चों में भी एक जाता है पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव। आप ये True. बताइए, कभी आप लोगों ने वहां तो नहीं बात की कि मैनेजमेंट कमेटी में भी 50% पेरेंट्स आना चाहिए? रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से बात करें तो चलिए ठीक है। ठीक है, 5000 बच्चों का उस हिसाब से भागीदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, ज्योति मैम कह रही कि दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ज्योति जी, एक और सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा था कि शायद इसमें से पहले रहा होगा वो प्रावधान, और अब जब बिल आ रहा है तो हटा दिया गया। ऑडिट का प्रावधान था और शायद अब वो नहीं है। देखिए, एक जो ओवरराइडिंग लाइन लिखी गई है कि ये वाले बिल आने से पुराने वाले बिल्स पे या पुराने वाले एक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो DSEAR 1973 है और जो दूसरा उसके बाद RTE आया है, वो वैसे के वैसे ही है। उसके बाद फी कैसे निर्धारित की जाएगी वो यहाँ पर है। तो इनफैक्ट ये डबल लेयर बिल्ड कर दी गई है कि यहाँ पर होगा तो ऑडिट जो है वो ऑलरेडी जो एक्ट में है वो उसका प्रावधान तो चला ही आ रहा है ना, उसको खारिज थोड़ी किया है। इसको ये थोड़ी बोला है दिस इज सुपरसीडिंग द प्रीवियस बिल्स। इनफैक्ट पूरी एक लाइन है उधर कि पुराने वाले जो बिल्स है वो या एक्ट है वो उसी तरीके से लागू होगा, उसी तरीके से चलेगा। और जहां तक ये बात है कि कौन सी मॉनिटरिंग होगी, जो कमिटी बनाई जाएगी, अगर वो 1 साल फी निर्धारित कर देती है अगले 3 सालों के लिए कि इस साल ये फी होगी, अगले साल ये फी होगी, उसके अगले साल वो फी होगी, तो उसका रोल वहां पे खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद वही जो कमिटी है वो ये भी देखेगी कि ये सब मतलब ठीक से रोल आउट हुआ भी है, इम्प्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है। और एपिलेट्स तो मतलब एक बहुत ही सही ढंग से और क्लियरली डिफाइन करी गई है, और उसके बाद जो रिवीजन है उसको भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो एक रास्ता सबके लिए है, और उसके बाद तो मतलब कोर्ट्स का रास्ता हमेशा से खुला ही रहता है। तो कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहीं तक रोक दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्योंकि अभी तो बिल को टेबल होना है। हाँ ठीक है, हमारे पॉइंटर्स हमारे पास हैं उस चीज़ में कि उसमें आना क्या है, और पहले भी ऑर्डिनेंस के तौर पर मौजूद था, ऐसा नहीं है कि अब तक लागू नहीं था। लेकिन उससे कितनी बात बनी, क्या समस्या सच में सुलझी? एक तरफ स्कूल हैं जो कहते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए फ़ीस को बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ माता पिता हैं जो हर तरह की फ़ीस देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सही बात है, किसी भी चीज़ की एक सीमा होगी, किस हद तक फीस बढ़ाई जा सकती है। और अब इसके लिए कोशिश, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद इस पूरे मसले से जुड़े कुछ और हिस्से हैं, मसलन फीस के भी कई कंपोनेंट होते हैं, और कितने कंपोनेंट्स को ये बिल कवर कर रहा है, क्या सब कुछ शामिल है या कहीं जाके इसकी सीमा आ जाती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल। वेलकम बैक। तो फीस का मसला, क्या कमेटी उसको हल कर पाएगी? दिल्ली विधानसभा में फीस पर कैपिंग के लिए या एक प्रॉपर फीस लाने के लिए बिल आ रहा है, जिसमें स्कूल के साथ अभिभावक मिलकर फीस तय करेंगे। लेकिन उसको लेकर काफ़ी विरोध है, काफ़ी खींचतान है। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी बातचीत की। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपराजिता, ये बताइए कि ये हर तरह की स्कूल, क्योंकि स्कूल फीस के कई कंपोनेंट होते हैं, क्या ये हर तरह की फीस को कवर करता है या फिर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरी तरफ से खुल जाएगा? इसमें मैं विपिन जी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपका डिस्प्ले दिखा रहा है 1677 स्कूल पे एप्लीकेबल है। अगर आप बिल को पढ़ते हैं, ये दिल्ली के रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज सभी स्कूलों के लिए लाया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली सरकार को फिलहाल 1677 नंबर है, वो भी दिल्ली सरकार अपना गलत क्लेम कर रही है, क्योंकि जो सिस्टम में आंकड़े हैं वो दूसरे बता रहे हैं। और रही बात अनरिकॉग्नाइज स्कूलों का, उसका भी सरकार के पास डेटा नहीं है। अब आपने बात की फी के हेड्स की, मैं आपको याद दिला देती हूँ, जो आशीष सूद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आशीष सूद जी ने बोला था स्कूल लेवल कमेटी 18 पॉइंटर्स पे काम करेगी, जो आपके यहाँ पे डिस्प्ले में भी बार बार आ रहा है। बट अगर आप इस बिल को पढ़ते हैं, बिल को देखते हैं, तो इसका जो सेक्शन 8 है, वहां केवल और केवल 10 पॉइंट्स का मेंशन किया गया है।
और उन 10 पॉइंट्स की भी मैं बात करूं जिस पे स्कूल लेवल कमेटी बात कर रही है, तो उन 10 पॉइंट में पैरामीटर्स को आप नहीं आंक सकते हो। यहाँ पर एक मजेदार बात की गई है कि आप स्कूल में जो क्वालिटेटिव एजुकेशन को देखने के लिए स्कूल की वेबसाइट या स्कूल के प्रोस्पेक्टस को देखें, यानी कि जो स्कूल जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से आप फी को बना सकते हैं। तीसरी बात जो आपने हेड्स की बात की, बिल को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि यहाँ तो नए नए हेड्स भी इजाद कर दिए गए हैं। और एक चीज और है, डेवलपमेंट फंड, अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट फंड की, अगर बिल का अगर आप सेक्शन मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, ठीक है, मैं एक बार ज्योति करती हूँ, नए नए हेड्स आ गए हैं और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट फीस जैसे हेड हैं वो केवल 10वीं तक के स्कूलों के ऊपर वन टाइम एप्लीकेबल है और बाकी स्कूल हर साल ले सकते हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि जो बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं सिर्फ वो बचे, छोटे स्कूल और बजट स्कूल खत्म हो जाए? जी, तो ज्योति जी इसमें एक क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि रादर देन आप हेड्स तय करते एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस की लिमिट लग जाती कि टोटल आप हेड्स फिर अंदर कुछ भी डिवाइड कर लीजिए लेकिन ये अपर लिमिट टोटल इतनी? तो अभी भी है ना, जो भी मतलब टोटल फी बढ़ेगी उसी के अंतर्गत ही तो आप अलग अलग हेड्स पे बढ़ाएंगे ना। और जैसे कि अभी डेवलपमेंट फी की बात हो रही है, डेवलपमेंट फी तो अभी भी दिल्ली में है और उसकी एक परसेंटेज ऑलरेडी तय है। मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये जो बिल आया है ये बाकी बिल्स को, बाकी एक्ट्स को सुपरसीड नहीं करता, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा पहले वाले एक्ट और जो पहले वाले रूल्स है उनके साथ, और थोड़ा सा मॉडल रूल्स का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज एक्सप्लेन करी जाती है प्रोसीजरली कि इसको आप तय कैसे करेंगे वो मॉडल रूल्स के बाद होता है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कोई भी फी जो है वो नया हेड जो है वो इजाद नहीं हुआ, वही पुराने हेड्स है जिसके अंडर फी जो है वो ली जा सकती है। ठीक है, देखिए अब एक बार टेबल हो जाने देते हैं, अभी तो जो चीज़ें हमारे पास वो बिल की कॉपी और तमाम चीज़ों से, लेकिन एक बार बिल आता है उस पर बहस होती है, वो किस फॉर्म में फाइनली लागू होता है और उससे सच में कितना परिवर्तन आता है, ये सवाल तब भी खड़े रहेंगे। फिलहाल आपके आज के लिए ज्योति मैम और अपराजिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ा संवेदनशील विषय है, पेरेंट्स के दिल के और जेब दोनों के बेहद करीब है और बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए बात ज़रूरी है। फिर एक बार आप दोनों को आमंत्रित करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।